ओके, सो लास्ट क्लास तक हमने क्या क्या कर लिया था? जानवी, जरा याद दिलाओगे बच्चे, लास्ट टॉपिक क्या था? थोड़ा सा ऊपर। सर ग्रेविटेशन। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। क्या था? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही ना सर? क्योंकि मैं हो सकता है आ रही हूँ। नहीं, बोल बोल। यस सर। सर ग्रेविटेशनल फील्ड किया था और आप वो लिखवा रहे थे, प्रॉपर्टी ऑफ एटलीस्ट वन मास आपने कराया था। तो मैंने आपको ग्रेविटेशनल फील्ड कल स्टार्ट कराया था। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? अगर आपने एक मास लिया कैपिटल एम, इस मास के अराउंड एक स्पेस होगी, जिस स्पेस में इस मास की ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, उस स्पेस को आप ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। एक सिंगल मास की प्रॉपर्टी, अगर एक सिंगल मास भी होगा, सिर्फ कैपिटल एम भी अगर है, तो वो कैपिटल एम अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करेगा। तो कैपिटल एम यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करने के लिए जो फील्ड जनरेट कर रहा है उसे सोर्स मास कहा था। और एक मास आप लेकर आओगे ये टेस्ट करने के लिए कि यहाँ फील्ड एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। जिस मास को आप टेस्ट करने के लिए लाओगे उसको हमने कल कहा था टेस्ट मास। और हमने ये भी कहा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होगी, जिसे आप आई से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट मास। फोर्स टेस्ट मास पर कौन एग्जर्ट कर रहा है? सोर्स मास। फील्ड किसकी होगी? ये सोर्स की। और ये फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? टेस्ट मास। ये रेशियो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड देगा। ये बड़ा जनरल सा एक्सप्रेशन। आप किसी भी तरह का मास लें, आप ये काम कर सकते हैं कि फोर्स कैलकुलेट कीजिए और फोर्स कैलकुलेट करने के बाद डिवाइड कर दीजिए और फील्ड आ जाएगी। तो ये वो है जो हम लास्ट क्लास तक कर चुके थे। अब आपको ये देखना है कि भाई वो जो फोर्स है, उस फोर्स को उस फील्ड को कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला भी हो सकता है। अब हम एक्सप्रेशंस कैलकुलेट करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर अ पॉइंट मास तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करेंगे एक पॉइंट मास के लिए। मेरी वॉइस क्रैक कर रही है? मेरी वॉइस क्रैक कर रही है क्या? नो सर। ओके। मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ पॉइंट मास। बस मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड ही कराया था बोला। सो अगर आपने एक पॉइंट मास लिया, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट मास, और मैं आपसे कहता हूं इस पॉइंट मास से कुछ आर सेपरेशन के ऊपर, ये आर सेपरेशन, पॉइंट मास से आर सेपरेशन पर मुझे बता दीजिए फील्ड क्या हो। आर सेपरेशन पर आपको फील्ड कैलकुलेट करना। तो आर सेपरेशन पर फील्ड कैलकुलेट करने के लिए पहला काम है कि यहां पर आप एक टेस्ट मास रख दो। टेस्ट मास रख दीजिए। ये टेस्ट मास एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये है आपका सोर्स मास। मैं एक सिंपल फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहा हूं जिसमें फोर्स की जरूरत ही ना पड़े, सिर्फ डायरेक्टली आप फील्ड कैलकुलेट कर लिया करें। तो यहां पर मैंने ये टेस्ट मास रख दिया। सोर्स मास टेस्ट मास को अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में विद अ फोर्स एफ। सो फोर्स ऑन टेस्ट मास due to gravitational field of source mass। सोर्स मास की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ये जो टेस्ट मास फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट फोर्स इज सिंपली जी mm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स।
फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द मास। देखो आर राइट में है तो लेफ्ट, यहां पर मैं एक यूनिट वेक्टर आर कैप ले लेता हूं। आर कैप और फोर्स बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पर आप एक यूनिट वेक्टर माइनस आर कैप लगा सकते हैं। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1। तो यहां मैंने फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट नहीं किया, मैंने फोर्स का डायरेक्शन भी लिख दिया, विच इज इन टर्म्स ऑफ माइनस आर कैप। हाँ जी अब्दुल्ला बताइए, अपने जल्दी 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 बताओ। माइनस आर कैप इसलिए, आर कैप का डायरेक्शन राइट में है अब्दुल्ला, फोर्स लेफ्ट में एक्ट कर रही है, तो दिख रहा है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में। तो ये माइनस साइन ये बता रहा है कि फोर्स आर कैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स का डायरेक्शन स्पेसिफाई कर। जैसे अगर यहां पर यूनिट वेक्टर लेते हो आई कैप, तो यहां तुम यूनिट वेक्टर लोगे माइनस आई कैप, माइनस आई कैप एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये फोर्स आ गई GMM बाय आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर कैप। आपको चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सोर्स मास कैपिटल। तो आपका सोर्स मास कैपिटल M है, इस सोर्स मास की ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इस ग्रेविटेशनल फोर्स को टेस्ट मास से डिवाइड कर दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, यही डेफिनेशन थी जी सुधांशु। आर डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल M एंड स्मॉल m। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं 1 को 2 में, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। दिस इज GMM बाय आर स्क्वायर माइनस आर कैप डिवाइडेड बाय। तो ये M से M कैंसिल हो जाएगा, सो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, इट्स GM बाय आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर। सो ये ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन इट्स GM बाय आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर। ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, direction of gravitational field is outside the, sorry, not outside, towards the mass, towards the source mass। ये सिर्फ ये बता रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सोर्स मास। तो अगर ये आपका सोर्स मास है कैपिटल M, तो फील्ड यहां पर टुवर्ड्स द सोर्स मास एग्जिस्ट कर रही है। ये आपको नेगेटिव साइन बता रहा है कि फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सोर्स मास। ये अगर आप सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं, देखिए एक तो मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन नहीं आता, दूसरा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिखाया था, आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड सिंपल आ जाएगा GM बाय आर। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको इतनी चीजें याद होनी चाहिए कि अगर एक सोर्स मास है तो उससे r डिस्टेंस पर जो फील्ड होगी वो होगी GM बाय आर स्क्वायर, और डायरेक्शन होगा फील्ड का टुवर्ड्स द मास, यहाँ मास की तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट करेगी। यहां तक लिखिए और मुझे बताइए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है। नहीं अब्दुल्ला, दोनों चीजें चाहिए होती है ना, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। आप मैग्नीट्यूड यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, डायरेक्शन के लिए आप ये देख लीजिए एक्स कैप वाई कैप जे कैप कहाँ जाएगा। हाँ जी मैत्री, नेगेटिव साइन ये बता रहा है आर का डायरेक्शन राइट में है
इसी डायरेक्शन में मैंने एक यूनिट वेक्टर आर कैप ले लिया, तो देखिए मेरी आर कैप राइट में एक्ट कर रहा है, फोर्स लेफ्ट में एक्ट कर रही है, तो आर कैप और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, इस ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ नेगेटिव साइन, बस इतना, आर कैप और एफ ऑपोजिट डायरेक्शंस में, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन। भाई ये मैग्नीट्यूड तक क्लियर है सबका, gm/r²। नहीं अनुभव, कोई साइन कन्वेंशन नहीं है, कोई साइन कन्वेंशन नहीं है, बस आप ये देखो आपकी फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अगर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो माइनस आई कैप यूज कर लीजिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फील्ड जा रही है तो प्लस आई कैप यूज कर लीजिए, बस इसको कर, और कोई कन्वेंशन। भाई इतना लिख चुके हो तो रब कर दूं सब? सर जी जी मैं जी बताइए। हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, मैं ये पूछने वाली थी सर, वो लास्ट वाले फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन की वजह से माइनस आर कैप चला गया। नहीं साइन कन्वेंशन में कंफ्यूजन नहीं, मैग्नीट्यूड है, ऐसे मॉडुलस होता है ना मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, वेक्टर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, तो यहाँ कंप्लीट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होगा, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव। ओके सर। इसको रब कर दूं सब? यस सर। सुधांशु, हर्षित, दिशा, यस सर डन। जानवी, ये क्लियर एक्सप्रेशन? कैसुअल तुम कुछ पूछना चाह रहे हो यार, तुम्हारी बार बार आवाज शायद कट जाती है। नो सर। चलो जी मैं इसको रब कर रहा हूं। क्वेश्चन देखिए, आपको एक मास गिवन है 2 kg का, ये ले लिया पॉइंट T, इस 2 kg के मास से ये पॉइंट T 3 मीटर पे रखा हुआ, बस ये बताना चाह रहा हूं फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं। तो आपसे कहता है कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट T। तो भाई अगर मैं पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं तो एक्सप्रेशन है gm/r², वैल्यू रख दीजिए, g is 6.6 into 10 raised to the power minus 11, mass is 2, r square it's 3 square, so ये आ गया 6.6 by 9 into 2 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन पर केजी। और इसको अगर तुम डालो 13.29 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन। भाई ये तुम्हारी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ गई, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन 13.2 by 9 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन पर केजी। अब जरा डायरेक्शन देखो, ये फील्ड का डायरेक्शन है, तो फील्ड एक्ट कर रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप लोगे, तो जब तुम वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो इसे सिर्फ ऐसे लिख दोगे 13.2 by 9 into 10 raised to the power minus 11 minus आई कैप। भाई ये तो बिल्कुल फॉर्मूले बेस है, इसमें कोई परेशानी है तो बता दो।
हमने सर इसमें इसकी यूनिट क्यों लिखी, न्यूटन पर केजी? न्यूटन पर केजी, बिल्कुल। इट्स फोर्स डिवाइडेड बाय मास, सो यूनिट इज न्यूटन पर केजी। ओके, चलिए ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक चीज और याद रखिएगा, ये जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव करा है ना, सिर्फ पॉइंट मास के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे कहूं आपसे कि रॉड है, मास m, लेंथ l, और मैं आपसे कहता हूं रॉड की वजह से यहां फील्ड कैलकुलेट कीजिए, इस फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए आप ये यूज नहीं कर सकते। यहां जो फील्ड होगी ना P पॉइंट पर, EI, उस फील्ड को आप ये नहीं लिख सकते gm/r²। ये एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास के लिए वैलिड होगा। लेकिन अगर रॉड की जगह आपने स्फेयर ले लिया, सो दिस रिलेशन is not valid for rod. तो पॉइंट पी को भी तो पॉइंट मास होना चाहिए ना? It's not, एक मिनट हर्षित, not valid for rod. It is valid only for point mass. हर्षित यहाँ P पर कुछ नहीं है भाई, फील्ड के लिए दो मासेस नहीं होने चाहिए, कोई एक मास भी फील्ड जनरेट कर सकता है, तो यही रॉड इस P पॉइंट पर फील्ड जनरेट करेगा। ओके सर। इसका मतलब ये रॉड है, मैं आपसे कहता हूँ यहाँ फील्ड कैलकुलेट कर ली, तो यहाँ नहीं चाहिए तो मैं दूसरा मास, फील्ड तो ये जनरेट कर रहा है gm/r²। होता अगर पॉइंट मास होता, रॉड है तो नहीं कर सकते। P पर कुछ नहीं है हर्षित, कोई मास नहीं रखा। ओके सर। सर हाँ क्या सर इसी फॉर्मूले को अगर इंटीग्रेट करें तो नहीं हो सकता कि इंटीग्रल 0 से तक? इस फॉर्मूले को पूरी रॉड के लिए नहीं यूज करोगे आप, इस फॉर्मूले को रॉड के स्मॉल पोर्शन के लिए यूज करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। यही सर। स्मॉल एलिमेंट लिया तो पूरी रॉड के लिए नहीं अप्लाई किया, जस्ट स्मॉल एलिमेंट के लिए अप्लाई किया। वैसे कर सकते हैं? हाँ वो करेंगे बिल्कुल, जब हम रॉड के लिए करेंगे तो वही एक मेथड है। सुधांशु पॉइंट मास, सुधांशु पॉइंट मास का मतलब है एक ऐसा मास जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, जस्ट एक पॉइंट है, दैट्स पॉइंट मास। इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। जानवी कर पाओगे एक्सप्रेशन में, यही कह रहा हूं, अगर रॉड ले लो ना, इट्स अ रॉड, रॉड की फील्ड के लिए gm/r² वैलिड ही नहीं होगा, आप यूज ही नहीं कर सकते gm/r² फॉर अ रॉड। जानवी स्फेयर पर अभी ये बात है। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था? सर मैं कहता हूँ अगर रॉड को बहुत सारे क्या कहते हैं पॉइंट मासेस का कलेक्शन लिया जाए उसके बाद। हाँ बिल्कुल, तो जो पॉइंट मासेस लेंगे ना उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो जैसा हैस्पल कह रहा था कि रॉड के लिए कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं कि रॉड को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर दें, हर स्मॉल एलिमेंट की वजह से फील्ड लें और पूरी रॉड पर इंटीग्रेट कर दें, वो एक पॉसिबिलिटी है। ओके सर। सर अगर दो पॉइंट मासेस हैं और दोनों की फील्ड इंटेंसिटी है तो उसमें म्यूचुअल फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे? दोनों दो पॉइंट मासेस हैं और दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है कोई, तो नेट निकालेंगे। हर मास अपनी फील्ड जनरेट करेगा, आप टोटल निकालोगे वेक्टोरिकली ऐड करके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हर मास अपनी इंडिविजुअल जनरेट करेगा, gm/r², gm/r², फिर दोनों की फील्ड्स ऐड कर देंगे। जानवी कह रही है रिपीट कर दो। जानवी ये जो एक्सप्रेशन है ना gm/r², ये सिर्फ पॉइंट मास के लिए वैलिड है, रॉड के लिए नहीं। तो मैंने लिखा हुआ है gm/r² इज नॉट वैलिड, आप यूज नहीं कर सकते इसे, तभी यूज कर सकते हैं जब रॉड होगी, सॉरी पॉइंट मास होगा। रॉड के लिए ये एक्सप्रेशन यूज नहीं हो सकता, बस ये काम। जानवी अब आया समझ में? लेकिन अगर रॉड की जगह स्फेयर है और स्फेयर में भी तुम बाहर कैलकुलेट कर रहे हो तो यूज कर सकते हो। ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड,
हाँ मैग्नीट्यूड तो यही है ना, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चे यही मैग्नीट्यूड होता है, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा यही रहेगा, डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करने से तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ये रहेगा जो gm/r² से आपने कैलकुलेट किया। अब देखिए this expression can be used to calculate field outside a sphere. इनसाइड के लिए यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर स्फीयर दिया हुआ है, कहता है बाहर कैलकुलेट करो, तो बाहर कैलकुलेट करने के लिए ये मेथड आप, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो अगर कहता है स्फीयर दिया है, तो स्फीयर के बाहर आप इसी एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्फीयर के सेंटर और पॉइंट तक का सेपरेशन ले लो, फील्ड आ जाएगी gm/r², रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो जो एक्सप्रेशन पॉइंट मास के लिए है उसे आप स्फीयर के लिए भी। अब एक सेकंड, अब स्फीयर क्यों स्पेशल है उसके लिए हम भी एक थ्योरम पढ़ेंगे, शेल थ्योरम। शेल थ्योरम आपको बताएगा कि स्फीयर क्यों स्पेशल है, आप रॉड के लिए क्यों नहीं ले सकते। आउटसाइड नहीं समझ आया अब्दुल्ला, देखो आपको स्फीयर दिया है, स्फीयर का मास है कैपिटल है, स्फीयर का रेडियस है कैपिटल R, आपने एक पॉइंट P लिया हुआ है आउटसाइड द स्फीयर, तो स्फीयर के सेंटर से लेकर P तक का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन R है। तो R सेपरेशन के बाद जो फील्ड का एक्सप्रेशन होगा वो वही होगा जो पॉइंट मास का होता है, gm/r²। हाँ भाई, जो भी फील्ड जनरेट करेगा वो सोर्स है, ये और तो कोई मास नहीं है, फील्ड कौन जनरेट कर रहा है, स्फीयर, तो ये सोर्स मास है। तो स्फीयर बेसिकली एक पॉइंट मास की तरह बिहेव कर जाएगा अगर पॉइंट बाहर है। अब स्फीयर क्यों स्पेशल है, रॉड में ऐसा क्यों नहीं होता? हाँ जी सर, लेकिन अभी तो आपने माना है कि उसका सेंटर एक वो है ना, सोर्स मास, हो सकता है कि कोई पॉइंट उसके सरकमफेरेंस में वो कर रहा हो, फील्ड जनरेट कर रहा हो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, पूरा स्फीयर अगर पॉइंट बाहर है तो ऐसे बिहेव करेगा कि उसका सारा का सारा मास सेंटर पर है, पूरा स्फीयर, पॉइंट वाला नहीं। एक मिनट, पूरा स्फीयर की बात कर रहा हूँ मैं हर्षित। सर आप हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हो या फिर सॉलिड स्फीयर? दोनों की बात कर रहा हूँ, हॉलो हो सॉलिड हो कुछ। अगर पॉइंट बाहर दिया हुआ है तो ऐसे बिहेव करेगा कि सारा का सारा पॉइंट सेंटर, स्टार्ट मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड। दैट इज शेल थ्योरम। अब मुझे शेल थ्योरम ही करानी है इसके बाद। यस खैसकल, आप कुछ पूछ रहे थे? सर अगर यहाँ पर स्फीयर के अंदर बोला होता तो वैसे ही करते ना हम, जैसे अर्थ के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला। तो बहुत लेंदी हो जाता, उसे करेंगे डिराइव, कर सकते हैं वैसे कि आप स्मॉल एलिमेंट लीजिए, करिए, तो फील्ड बेसिकली ऐसे आ जाती है r/3। पर सर उसमें बाहर के मास को नहीं लेंगे ना, वैसे जैसे हमने अर्थ के बाहर नहीं लिया था। अब तुम चाहते हो उसके लिए वो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं हो तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। 3, 4, 5 जी आ जाता है, ये वही करके आएगा जी। जी जी, शेल थ्योरम इसके फौरन बात करेंगे। चलो भाई इतना लिख लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। डन सर। नहीं मानसविन, नहीं, हम जस्ट स्फीयर का सेंटर लेंगे, रेडियस से कोई मतलब नहीं है, सेंटर से पॉइंट तक का सेपरेशन लेंगे विच इज स्मॉल r, रेडियस से कोई मतलब नहीं है मानसविन, पॉइंट बाहर दिया हुआ। अब एक के लिए तो बड़ा आसान है, अगर एक स्फीयर दिया तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आपको मल्टीपल स्फीयर्स दिए तो यहां भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आ जाता है। सर अभी आपने जस्ट क्या बोला, एक के लिए सर क्या है? जी, मैंने कहा कि अगर एक सिंगल स्फीयर है तो उसके लिए तो आप gm/r² यूज कर सकते हैं। ओके सर। आपके पास एक से ज्यादा स्फीयर है ना, m1 भी दे दिया, m2 भी दे दिया, mn भी दे दिया, और इन सब की वजह से ये पॉइंट P है जहां आप फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, हर स्फीयर की वजह से।
तो M1 की वजह से भी P पर फील्ड होगी, M2 की वजह से भी P पर फील्ड होगी, Mn की वजह से भी P पर फील्ड होगी। तो जो डायरेक्शन होगा फील्ड का वो कुछ ऐसा होगा, M1 की वजह से फील्ड टूवर्ड्स द मास होगी विच इज I1, M2 की वजह से फील्ड टूवर्ड्स द मास होगी विच इज I2, Mn की वजह से फील्ड टूवर्ड द मास होगी विच इज I। हर मास की वजह से फील्ड निकालनी है, उसे वेक्टोरिकली ऐड कर देना। इस सेपरेशन को आप R1 कह दीजिए, इस सेपरेशन को आप R2 कह दीजिए, इस सेपरेशन को आप R, बस इतना कैलकुलेट करना है, हर मास की फील्ड कैलकुलेट कर लो। तो ये कहता है फॉर अ सिस्टम ऑफ n इंटरैक्टिंग पॉइंट masses, net field at a point is vector sum of gravitational field due to individual mass। सो हर मास की वजह से फील्ड कैलकुलेट करो और सारी फील्ड्स को वेक्टोरिकली ऐड करो, बस ये करो। और एक चीज और याद रखिएगा, एक मास की फील्ड पर बाकी मासेस की वजह से इफेक्ट नहीं पड़ता। फील्ड ऑफ अ पॉइंट मास is not affected by fields of other masses। So एक मास की फील्ड बाकी मासेस के प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होगी किसी भी हाल में। सो अगर एक सिंगल मास होता तब भी I1 तो यही होता है ना, gm1/r1², I2 यही होता gm2/r2², और भाई आपका In यही आता gmn/rn²। अब मुझे बताइएगा इसमें अगर आप कहीं अटक रहे हो, कोई परेशानी हो आपको। सर ये इसका रीजन क्या है कि जो मास है वो अफेक्ट नहीं कर रहा है दूसरों की फील्ड से अफेक्ट? इसका रीजन फोर्स से आता है। देखो मानस, ये जो फील्ड है ये तो है आ तो फोर्स से रही है। ये जो इंडिविजुअल मासेस हैं ये एक दूसरे की फोर्सेस को कैंसिल कर देंगे, न्यूटन थर्ड लॉ। तो इंटरनल फोर्सेस तो मैटर ही नहीं करेंगे। M1 M2 एक दूसरे की फोर्सेस को कैंसिल कर देंगे, ये फोर्सेस कैंसिल कर देंगे, तो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे। जिसको भी अफेक्ट करेंगे वो इस सिस्टम के बाहर की जो चीज होगी वहां। अब ये भाई एक कॉमन मिसकंसेप्शन सबके आ रहे हैं क्वेश्चंस, पी मास है या नहीं। भाई हमने जो फॉर्मूला डिराइव करा था वो फॉर्मूला इसीलिए डिराइव करा था कि आपको किसी पॉइंट मास की जरूरत ना पड़े। आपने ये एक मास ले लिया सोर्स, ये सोर्स है जो फील्ड जनरेट कर रहा है। मैं आपसे कहता हूं सोर्स से r डिस्टेंस पर फील्ड निकालिए, पी पॉइंट है, यहां कोई मास नहीं रखा हुआ। डिराइव करने के लिए मैंने मास लिया था, टेस्ट मास लिया था, लेकिन फाइनल रिजल्ट टेस्ट मास से इंडिपेंडेंट है। फील्ड में देखो लिखवाया था डिराइव करके gm/r², कहीं कोई टेस्ट मास नहीं आया। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पी पॉइंट पर कोई मास नहीं है, सिर्फ एक मास कैपिटल M है जिसकी वजह से आप पी पॉइंट पर फील्ड दे रहे हैं। ये अब्दुल्ला का भी डाउट है, सुधांशु भी इसी में परेशान था, और बच्चे भी इसमें परेशान है। भाई अब समझ में आए, पी पर कुछ नहीं रखा। अच्छा, ऐसे आप नेट फील्ड कैलकुलेट करेंगे, इंडिविजुअल फील्ड्स लीजिए और सबको वेक्टोरिकली ऐड कर दीजिए। चलिए इतना लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बताइए, कुछ पूछ रहा है डाउट लोग?
ये सब लिख चुके हैं, रब कर दूं से एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसके ऊपर जरा कॉन्सेप्ट याद समझ जाएंगे आप। तो आपको एक स्क्वायर दिया है, हर वर्टेक्स पर स्क्वायर के एक मास रखा हुआ है, m रख दिया, 2m रख दिया, 2m रख दिया, m रख दिया। साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए, वो आपसे कहता है यार एक काम करो, स्क्वायर के सेंटर पर निकाल के दिखा दो फील्ड कितनी। ये रहा सेंटर ऑफ द स्क्वायर, कहता है ग्रेविटेशनल फील्ड बता दो सेंटर ऑफ द स्क्वायर पर कितनी हो। Calculate gravitational field at the center of square. स्क्वायर के सेंटर पर आपको फील्ड चाहिए। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। सो ए की वजह से ओ पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स ए, टुवर्ड्स बी, टुवर्ड्स सी, टुवर्ड्स डी। तो जो भी फील्ड्स होंगी वो सारी फील्ड्स को वेक्टोरिकली ऐड करने के बाद आएंगी। अब अगर स्क्वायर की साइड ए है तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर AC जो होगा भाई ये होगा, मैं सॉल्व करूँ, डायगोनल ऑफ स्क्वायर देखिए, अगर मैं स्क्वायर का डायगोनल कैलकुलेट करूं, भाई डायगोनल होगा AC, इट्स रूट ओवर इट्स AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब्दुल्ला चेक करो, गलत लिख रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी ना, इट्स AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। So AC is root over A square plus A square, root over 2A square. So AC is A root, AC आ गया। आपको क्या चाहिए? AO चाहिए। भाई AO तो हाफ होगा AC का, ये आ गया A रूट 2 बाई 2 हो गया, तो AO आ गया इट्स A बाय रूट 2। मुझे बताइए क्लियर है AO? Yes, sir. जस्ट लाइक AO आप BO, CO, DO सब कैलकुलेट कर सकते हैं, सब इक्वल होगा A बाय रूट 2। देखो कैस्पेल का आंसर भी आ गया। हर इंडिविजुअल फील्ड निकालो, IA कैलकुलेट करो, M मास है, AO सेपरेशन है, फील्ड कितनी होगी? GM बाय AO स्क्वायर। AO कितना है? AO है A बाय रूट 2, A बाय रूट 2 स्क्वायर, तो फील्ड हो गई GM बाय A स्क्वायर इंटू 2। हर्षित, ऐसे लगता है आजकल तुमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने बिल्कुल छोड़ दिए हैं, तुम्हारे आंसर्स गलत ही आते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस खत्म हो गई है, ऐसी है। IB जब लोगे, सेपरेशन ये मास 2 है, इसको ठीक कर लो इससे पहले कि इतने पीछे चले जाओ कि फिर कवर करना मुश्किल हो जाए। और निष्कर्ष बता रहा था कि हर्षित के असाइनमेंट्स भी नहीं आते हैं। 2GM बाय A स्क्वायर इंटू 2 यहाँ चला गया, 4GM बाय A स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन, IA आ गया, IB आ गया, नेक्स्ट IC एंड ID। IC, it's GM by
नहीं, m नीड 2m। यार देखो, अगर अब थोड़ी सी तुम अपनी अकल लगाओ तो IC किसी के इक्वल होगा, 2m है और सेपरेशन ये है। जरा बता दो IC तुम्हें क्या लग रहा है किसके इक्वल? देखो ये भी C पर भी 2m और B पर भी 2m, तो IC बिल्कुल IB के इक्वल आ जाएगा। तो मैंने टाइम वेस्ट नहीं कर रहा इसे कैलकुलेट करने में। और देखो D पर भी m और A पर भी m, ID IA के इक्वल हो जाएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ID एग्जैक्टली IA के इक्वल होगा, विच इज इक्वेशन नंबर 4। ये हो गया, ID और IA इक्वल। अब जब नेट फील्ड कैलकुलेट करोगे सेंटर पे, अच्छा इतना लिख लो, इसको रब करके ना फिर ऐड करता हूँ फील्ड्स। जल्दी जल्दी लिख लो इतना। नहीं अब्दुल्ला, रेजोल्यूशन से भी हो जाएगा और आसानी से भी हो जाएगा, और उससे ज्यादा आसानी से हो जाएगा। चलो यश का कुछ आया आंसर, अभी देखते हैं, बस इतना लिख लो पहले, फिर देखते हैं कैसे ऐड। यश का आया, चार है ना अब्दुल्ला, 4 में पैरेललोग्राम कैसे लगाओगे? दो दो कर कर ऐड करो, पहले 2 को यूज ऐड करो, फिर 2 को ऐड करो, फिर जो रिजल्ट आए उन्हें ऐड करो। हाँ वही करो। अच्छा ठीक है अब्दुल्ला, तो माइक यूज करा करो अब्दुल्ला, कितना टाइप करना पड़ता है, सारा टाइम तो तुम्हारा टाइप करने में निकल जाता हो। इसीलिए तो माइक ओपन रखते हैं, बहुत टाइम लगता है, और टाइप करने वाला तो परेशान हो जाता है। नहीं नहीं मैत्री, देखो D और A इक्वल है ना, ये भी M और ये भी M, तो IA ID के इक्वल होगा, 2M और 2M की वजह से IC IB के इक्वल होगा। सो तो वो D होगा ना? हाँ, ID इज इक्वल टू IA, A पर और D पर सेम मास है ना। जैसे आपने O लिख दिया है। D बच्चे, अगर मैं शार्प पेन यूज करता हूँ तो फिर लोगों को दिखता नहीं है, और बड़े पेन में ये परेशानी। D। ओके सर। चलो अब कैलकुलेट करना है नेट फील्ड एट द सेंटर। दिव्यांशी बताएगी, बहुत दिनों से दिव्यांशी से मैंने कुछ नहीं पूछा। दिव्यांशी मुझे बताओ बच्चे, सेंटर O पर फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 आंसर आए, आमना, अब्दुल हन्नान, सुधांशु, अच्छा काफी आ गए, यश और कैस्पल तो खैर कल आ ही जाता है। सेंटर पे जब आप फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो सेंटर पर फील्ड के लिए क्या करोगे दिव्यांशी? सेंटर पर फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप? चारों फील्ड्स को ऐड कर दीजिए, चारों को ऐड कर दो। अब चारों को ऐड करने के लिए देखो, एक साथ नहीं ऐड कर सकते, तो पार्ट्स में ऐड करते हैं। IA और IC को ऐड करते हैं, इनको सॉल्व करना जरा आसान है। फिर IB और ID को ऐड करेंगे, और जो आंसर आएगा उसे ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसे ऐड कर देंगे। मानस में कुछ गड़बड़ है यार तुम्हारे आंसर में ना, कहीं कुछ तुम गड़बड़ कर रहे हो। तो जब आप ऐड करेंगे IAC आ जाएगा, इट्स वेक्टर IA प्लस वेक्टर IC, तो ये वेक्टर IA और वेक्टर IC आ जाएगा। तो IAC का जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे, इट्स रूट ओवर, अच्छा एक चीज हो यार, रूट की क्या जरूरत है? मैं देखो A और C ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर दो। A और C में से कौन सा बड़ा है? C वाला बड़ा है, IC माइनस IA कर दो।
सो देखो तुम्हारा IAC आ गया, IC कितना है, IC IB के इक्वल है 4GM/A², IA है 2GM/A², IAC आ गया 2GM/A²। ये IAC निकाल लिया। IAC निकालने के बाद नेक्स्ट देखिए, B और D को ऐड कर दीजिए, IBD कैलकुलेट कर लीजिए। अब्दुल्ला सिखाया ऑपोजिट डायरेक्शन में तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो, क्यों पैरेललोग्राम लगा के टाइम वेस्ट करोगे? ऑपोजिट डायरेक्शंस में ना तो आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करो। अगर तुम टफ करना चाहती हो मेत्री तो A और D ले लो, टफ हो जाएगा ना बच्चे। हम इजी करना चाह रहे हैं। A और D तो 90 डिग्री पर है, डायरेक्टली तो सब्ट्रैक्ट होंगे नहीं, पैरेललोग्राम लॉ लगाना होगा। बट A और C डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, B और D डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो इन्हें इजी करना चाह रहे हैं। इसलिए IB minus ID, IB is 4GM/A², it's 2GM/A², so IBD आ गया, it's 2GM/A²। अब इसके बाद देखो डायरेक्शन IAC का क्या है, IC माइनस IA, तो IAC का डायरेक्शन कहाँ जाएगा, जो ग्रेटर है उसकी तरफ। यहाँ है ना IAC या IC माइनस IA, तो जो ग्रेटर वेक्टर होता है उसकी तरफ एक्ट करेगा। ये डायरेक्शन है IAC का। IBD इज IB माइनस ID, तो ये डायरेक्शन है IBD का। अब ये देखो, ये दोनों वेक्टर्स IBDC और IBD और IAC एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इन दोनों को ऐड कर। तो देखो दोबारा से मैंने करा क्या, मैंने पहले A और C को ऐड किया, B और D को ऐड किया, अब जो रिजल्ट आया उन दोनों को ऐड कर, तो IAC और IBD को ऐड कर। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे, इट्स जस्ट रूट ओवर IAC² प्लस IBD²। IAC और IBD दोनों इक्वल है, मैं दोनों की जगह IAC लिख रहा हूं भाई। IAC और IBD दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की जगह IAC लिख रहा हूं। सो इट्स IAC² प्लस IAC², तो ये I आ गया रूट ओवर 2IAC², तो I आ गया IAC रूट 2। IAC कितना है 2GM/A², तो नेट फील्ड आ गई 2GM/A² मल्टीप्लाइड बाय रूट 2। डायरेक्शन चाहिए भाई, सिखाया था आपको पैरेललोग्राम लॉ में, दोनों इक्वल हैं तो डायगोनल एंगल को रिजल्टेंट जो होगा I, वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। आप चाहो तो B sin थीटा बाय A प्लस B cos थीटा से निकाल दो, 45 डिग्री लिखिए। सर अगर हम इसमें IAB और उसके बाद ICD लेते सर, तो उनमें रिजल्टेंट एकदम अपोजिट नहीं आता दोनों का, अगर हम उसके मतलब लास्ट में निकालते हैं। हाँ सर एक और चीज, एक मिनट किसे हर्षित हाँ सर, IAB निकालते सर तो बीच में एंगल 90 डिग्री है तो 45 डिग्री पे रिजल्टेंट जाता। वैसे ही ICD का होता सर, फिर उन दोनों जब रिजल्टेंट को कंपेयर करते और उनको जब वेक्टोरिकली ऐड करते तो सर जीरो नहीं आता। IBD एक तो ये कि ये दोनों इक्वल नहीं है, अलग अलग है ना। यस सर। ज्यादा इसका कम है तो ये ऊपर नहीं जाता, ये कुछ एंगल पे जाता है रिजल्टेंट। ओके सर। और यहाँ IC ज्यादा है तो ये ऐसे जाता, फिर इन्हें ओके सर। ओके आप सुधांशु आप बोलिए।
सर मैं बोल रहा था हाँ बताइए। सर cos 90 है ना, तो 2IAC का स्क्वायर एक और आएगा ना, cos 90 1 होता है। हीरो और हाँ जी, cos 90 0 cos cos 90 90। हो रहा है। अच्छा, तो अभी मेरा गलत आ रहा है। हाँ यही बात। cos भूल गया। और किसी की कोई डाउट क्लियर हुआ ये? यस सर। सर डायरेक्शन को आई कैप कह सकते हैं ना? हाँ कैसे? सर हाँ जी। दिव्यांशी, तिशा, क्लियर हुआ ये? भाई मेत्री, रिजल्टेंट है ना आपका फोर्स, आप फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो विच इज वेक्टर क्वांटिटी, बिना डायरेक्शन के कैसे कंप्लीट हो जाएगा? वेक्टर में दोनों चीजें सिखाई थी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। जी अब्दुल्ला, इसे जब आप tan बीटा से निकालेंगे तो 45 डिग्री ही आएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया कि दोनों इक्वल है तो रिजल्टेंट बाइसेक्ट करेगा। आपको सिखाया था पैरेललोग्राम लॉ में कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में कुछ एंगल है और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट बाइसेक्ट करता है। ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री तो 45 हो जाएगा। आप b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा निकाला था, वहां से करके देख लीजिएगा कैसे आएगा। थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूँ मैं, रब कर दूं ये? यस सर। 1 मिनट सर। अब्दुल्ला, थीटा 90 होगा, बीटा 45 आएगा। भाई ये दोनों वेक्टर्स 90 डिग्री पर है ना, आई बी डी आई ए सी 90 पर है, बीटा 45 आएगा, थीटा 90 डिग्री। अरे रब कर दूं इसे? यस यस सर। सर। दिव्यांशी, तुम्हारे आज बिल्कुल आंसर्स नहीं है, क्या हो गया? तो तुम भी नहीं हो क्लास में। नेक्स्ट देखिए, कॉन्सेप्ट और देखो। अगर आपको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दे रहा हूं कि सारे मासेस इक्वल, तो ये ना कहीं तुम्हारी प्रॉब्लम आसान कर देगा। फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस, gravitational field at the center is 0। अगर आपके पास मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन है विच इज सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी। देखो एग्जांपल देखिए, अब सिमेट्रिकल का क्या मतलब है? सारे मासेस सेम होने चाहिए। तो अगर मैं एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन लूं 2 मासेस का, हाँ अब्दुल्ला वही समझा रहा हूं सिमेट्रिकल। तो अगर मैं एक सिस्टम लूं जिसमें दोनों मासेस इक्वल है, ये सिमेट्री है, सेम है दोनों तरफ से, और इनके सेंटर पर अगर मैं आपसे कहूं फील्ड कैलकुलेट कीजिए, दोनों मासेस इक्वल, सेंटर पे मैं आपसे कह रहा हूं फील्ड कैलकुलेट कीजिए, तो सेंटर पे जो फील्ड होगी वो 0 आएगी। आप कैलकुलेट करके देख लो भाई, अगर ये मास ए है, ये मास बी है, मास ए की फील्ड ए की तरफ होगी, बी की फील्ड बी की तरफ होगी, दोनों फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, मासेस सेम, सेपरेशन सेम, फील्ड 0। तो यहाँ वहां पर एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि उन दोनों से सेंटर में से लेंथ बराबर होगा। वही तो लिखा हुआ है। नहीं सर, अगर एक ट्रायंगल भी ले तो
ट्रायंगल का इक्विलेटरल में ही तो होगा ना, अगर दूसरा कोई शेप का ट्रायंगल हो जहाँ पर सेंटर से उसका लेंथ अलग हो तो सो फिर जीरो आएगा। सिमेट्रिकल शेप्स का मतलब होता है जहां सेपरेशन भी सेम हो, मासेस भी सेम हो, तभी तो सिमेट्रिकल। अगर ये सेपरेशन सेम नहीं हुआ तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल थोड़ी ना होगा। सिमेट्रिकल का मतलब ही यही है कि मासेस सेम हो, है ना अब्दुल्ला? तुम भी यही पूछ रहे हो सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का यही मतलब है कि मासेस सेम होने चाहिए, सारे मासेस के बीच में सेपरेशन सेम होने चाहिए। तो 3 मासेस का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके सेंटर पर कैलकुलेट करोगे फील्ड 0। अगर आप देखना चाहते हो तो ये चीज मैंने आपको कराई थी जब हमने फोर्स कैलकुलेट करी थी सेंटर वाले पे, फोर्स 0 आई थी। ऐसे ही आप इसको बढ़ाते चले जाओ, 4 मासेस कर दो। सिमेट्रिकल होना चाहिए, सारे मासेस इक्वल होने चाहिए। ये m ले लो, ये m, सारे मासेस सेम, सेपरेशन सेम, O I नॉट 0 आ जाएगा। एक पेंटागन और लिख देता हूँ, 5 मासेस में पेंटागन बन जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ 5 मासेस है तो शेप कुछ पेंटागन जैसे आ जाएगा। ऐसे करके शेप बना दो। सो अब भी जो फील्ड होगी सेंटर के ऊपर I नॉट 0 हो जाएगी। और आप चेंज करते चले जाए, इस मासेस बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, इनफाइनाइट मासेस कर दो, सर्किल कर दो। सर्किल के सेंटर पे जब आप जाओगे तो फील्ड 0 हो जाएगी। सर्किल ले लिया आपने, रिंग ले ली, मास के रिंग, सेंटर पे जब आप लेंगे तो जी दिशा रेगुलर पेंटागन। बिल्कुल बच्चे, सारे साइड सेम, सारे मासेस सेम। अगर सारी साइड सेम नहीं होगा तो सिमेट्री नहीं होगा, सिमेट्री नहीं होगा तो फिर नहीं होने वाला। सिमेट्री बहुत जरूरी है। इसके बाद सर्कल हो गया, ये सारी चीजें। फिर चलो इतना लिखो, फिर देखेंगे इसे न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज कर सकते। इतना लिख लो जल्दी से। ये सबके समझ में आया? जानवी, आमना? Yes, sir. चलिए सब लिख चुके हैं तो मैं इसको भी रख कर दूं। अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। 1 मिनट सर। अगर मास डिफ्रेक्ट है सुधांशु तो फिर तो सिमेट्री नहीं है, फिर तो इसमें से कुछ भी वैलिड नहीं होगा। वैलिड ही तब है जब यूज सिमेट्री हो। यस सर। अच्छा भाई, इसके बाद नेक्स्ट है आपका इस क्वेश्चन को देख लो। ये अक्सर बुक्स में दे देता है, सीधा सा क्वेश्चन है। 2 kg का मास दे दिया, 6 kg का मास दे दिया, और ये भी बता दिया कि ये 10 मीटर के डिस्टेंस पर है। क्या सिमेट्रिकल है? नो सर। नो सर। नो सर। पॉइंट कैलकुलेट करो जिस पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0। तो आपको वो पॉइंट कैलकुलेट करना है जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। सो ये आपने यहां ले लिया, इस पॉइंट को P कह दिया। अब देखो यार, ये सिमेट्री तो नहीं है कि सेंटर पर 0 हो जाए फील्ड। मुझे नहीं पता फील्ड कहाँ 0 है, तो मैंने बीच में कहीं एक पॉइंट मान दिया, P मान दिया। तो इस वाले से मैं कह देता हूँ सेपरेशन x है। यार बता दोगे दूसरे वाले से कितना हो जाएगा? 10 minus x. 10 minus x.
10 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ जब आप फील्ड लेंगे, ए पॉइंट की वजह से फील्ड होगी टुवर्ड्स ए, दैट्स आई। बी की वजह से फील्ड होगी टुवर्ड्स बी, विच इज आई बी। सो तुम्हें पता है आई ए और आई बी का सम जो होगा वो 0 होगा। आई ए आई बी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो लिख सकते हो आई ए आई माइनस आई बी 0 होगा। लिख सकते हो आई ए आई बी के इक्वल हो जाएगा। वैल्यूज रख दो भाई, ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, इसलिए मैंने डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर दिया। आई ए हो जाएगा जी एम इज 2 kg, सेपरेशन इज एक्स स्क्वायर, ये तो था जी एम बाई आर स्क्वायर। जी दूसरा कितना है 6 kg, सेपरेशन कितना है 10 माइनस एक्स स्क्वायर। जी से जी कैंसिल हो गया, दोनों साइड रूट ले लो, रूट 2 बाई एक्स आ जाएगा, रूट 6 बाई 10 माइनस एक्स आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 रूट 2 माइनस रूट 2x इज रूट 6x आ गया। इसे भी राइट में ले जाओ, 10 रूट 2 इज रूट 2x प्लस रूट 6x। सो ये 10 रूट 2 आ गया, x आ गया, इट्स रूट 2 प्लस रूट 10 रूट 2 बाय रूट 2 प्लस रूट 6। ऐसे आप x कैलकुलेट कर लीजिए, यहां जाकर नेट फील्ड 0 हो जाएगी। चलो भाई इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर जी वहां पर 2 3 6 करके 3 पे रूट टोटली अगर रूट लेंगे वैसे भी होगा ना। रूट 2 प्लस, हाँ तो ये आ जाएगा 10 बाय 1 प्लस रूट 3। यस सर। फिर उसे तुम चाहो तो रैशनलाइज कर दो, है ना, 1 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे माइनस 2 ले जाएगा। तो इतना हो गया। सर चलो माइनस 1 माइनस यस सर डन हो गया। चलो मैं इसको रब कर रहा हूं, अब इसे करके देखो, थोड़ा सा अकल लगाने वाला क्वेश्चन। 4 point masses are placed at the vertices of a pentagon. Calculate field at the center. अब ये मान लो कि तुम्हें डायग्राम भी दिया हुआ, उसने पेंटागन बना के दिया। चलो थोड़ी सी अकल लगाओ, करके दिखाओ मुझे क्या आएगा। और तुम्हें जहां जहां डेटा की जरूरत तुम्हें लगे कि डेटा कम है, कुछ डेटा चाहिए, तो मुझे बताते जाओ। एक एम ये रहा, एक एम ये रहा, एक एम ये रहा, एक एम ये रहा, ये सेंटर है। ये साइड भी ए, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए, और ये साइड भी। यस रेगुलर पेंटागन, बस 4 मासेस रखें, सेंटर पे बता दो क्या होगा। और इसे याद होना चाहिए कि साइड की इक्वली सेंटर टू सेंटर सेपरेशन होता है। भाई इसका आंसर मुझे सबसे चाहिए, अब तक तो सब कुछ मैं ही सॉल्व कर रहा था। मुझे बताओ इन चारों की वजह से सेंटर पर फील्ड कितनी होगी। पूरे 5 मिनट हैं आपके पास, करिए आराम से, दिमाग लगाइए, करिए सॉल्व।
जानवी 0 तब होती है ना जब सब पर रखा हुआ होता है, या तो 4 पर रखा हुआ है, 5 पर थोड़ा ना है। सर यस जी। सर ये सेंटर और मासेस का सेपरेशन साइड्स के इक्वल है? साइड्स के, हाँ बिल्कुल, रेगुलर में ऐसे ही होता है। हाँ अब्दुल्ला, जहां चाहो रख दो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो। यार आसान सा खेल है, तुम लोग ना दिमाग नहीं चला पाते हो कभी कभी। नहीं मैत्री, गड़बड़ कर रही हो। तो आंसर्स आए हैं, ओके। अरे नहीं यार कैस्पल, यश का, हाँ यश का कुछ आंसर सही है, मैत्री का अब सही आ रहा है, मानस गड़बड़ कर रहा है। तुम लोग बहुत ज्यादा अकल लगा रहे हो, बस थोड़ा सा इसको ट्रिकी समझ के करते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ मुझे सब, एक फिफ्थ मास अगर यहाँ रख दूं तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा सर। यही ट्रिक है, इसे पकड़ लोगे। अगर फिफ्थ मास रख दूं तो 0 हो जाएगा, बस यही ट्रिक है। इसीलिए फॉरेन सिमेट्री वाले क्वेश्चन के बाद दिया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुम में से एक आदमी शायद पकड़ा, या उसने भी बंदारी से पूरा सॉल्व करा होगा पेंटागन।
यश पूरा पेंटागन सॉल्व करा है? सर बस रिजॉल्व किया था। लंबा कर दिया देखो सर। सो यहां तुम इतना काम कर दो कि एक फिफ्थ मास रख दो और इसे नाम दे दो यार, ए बी, जो कितनी आसान कहानी है, डी, ये ए हो गया। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, आई ए, आई बी, आई सी, आई डी, आई ई, सबका वेक्टर सम 0 है। लेकिन तुम्हें चाहिए क्या? सिर्फ 4 का ही तो चाहिए, ए बी सी डी का। तो तुम यार इसको ऐसे लिख सकते हो ना, आई ए प्लस आई बी, तुम्हें तो 4 का सम चाहिए, 5 को थोड़ा ना चाहिए। आई सी प्लस आई डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई। भाई ये बताइए, ये आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। अब इसका मतलब सिर्फ इतना सही तो हुआ कि इन चारों का सम इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई ए, आई बी, आई सी, आई डी इज मॉड ऑफ आई ई। आई ई के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। आई ई का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई? एक ही तो मास है, जी एम बाय ए स्क्वायर। क्लियर हुआ ये? यस सर। चलो अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि अगर मैं तुम्हें पॉइंट मासेस की जगह एक रॉड दे देता और मैं तुमसे कहता यार रॉड को सॉल्व करके दिखाओ। बिल्कुल वैसे ही होता है ये काम। आपने सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड में भी किया था, ये काम आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड में भी किया था, ये काम आप एक बार और करोगे। रब कर दूं इसको? सब लिख चुके हैं? मानसमन है? मानसमन निकल दो। यस सर। सर मैंने रिप्लाई भी किया था, आपको आ रहे हैं मेरे मैसेजेस? हाँ तुम्हारे मैसेजेस आ रहे हैं, बिल्कुल ट्राई भी किया था। चलो जी मैं इसको रब कर रहा हूँ। सो इसको अगर मैं रब कर दूं, रॉड पे कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम है, रॉड पे कर लेते हैं कि एक रॉड है, मास m, लेंथ l। इस रॉड की वजह से यहाँ फील्ड कैलकुलेट करनी है एट अ सेपरेशन r। तो पहला ये बहुत क्लियर है कि ये gm/r स्क्वायर तो नहीं होगा, एक स्टेप में नहीं आने वाला। आप क्या करोगे, रॉड को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, स्पॉट पार्ट की लेंथ ले लो dx। बहुत बार कर लिया यार ये काम हमने, सेंटर ऑफ मास में भी किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी किया। तो इसमें ऐसे लिखो, कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट of mass dm and length dx। तो dx लेंथ और dm मास का आपने एक बहुत ही छोटा एलिमेंट ले लिया, जो कि इस पॉइंट से जहां फील्ड कैलकुलेट करनी है x सेपरेशन पर है, at a separation x। सो यहां फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आप सीधा सीधा इंटीग्रेट कर दो। पहले आप छोटे एलिमेंट की वजह से फील्ड निकाल दो, फील्ड ड्यू टू dm। तो dm की वजह से जब आप फील्ड निकालेंगे ये हो जाएगा g dm/x स्क्वायर। फील्ड हो गई आपकी g इंटू dm/x स्क्वायर। फील्ड ड्यू टू रॉड। अच्छा जानवी मुझे बता दो बच्चे कि अगर मैं dm यहां ले लेता हूं, ये मेरा dm है, तो x कितना होगा? लोअर लिमिट पता चल जाएगी, अपर लिमिट किसी और से पूछूंगा। हाँ जानवी, अगर dm में यहां लूं तो x कितना हो जाएगा? अरे है या नहीं है? है तो क्लास में। अरे 0 क्यों होगा भाई? x है पॉइंट और dm के बीच का डिस्टेंस, ये है और dm ये है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? r हो गया ना। r अब्दुल्ला यहां से ले रहे हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। अगर जानवी में यहां ले जाऊं, देखो अब गलती मत करना, ये बता दो मुझे ये कितना हो जाएगा?
अब बताओ जल्दी से भाई, डीएम तो एक एंड से दूसरे एंड तक जा सकता है, यहाँ चला गया तो एक्स कितना हो रहा है? अरे वेरी गुड, एल प्लस आर। अब सिर्फ परेशानी एक है, और वो परेशानी है कि डीएम को एक्स की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, डीएम को आप लिख सकते हो भाई मास पर यूनिट लेंथ, डीएम है क्या? डीएक्स लेंथ का मास ना, यूनिट लेंथ का मास निकालो, m/l, डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ये डीएम। सब्स्टिट्यूट जब करोगे यहाँ तो आई आ जाएगा r/r + l, इट्स g m/l dx/x²। So it's gm/l, it's r/r + l, x to the power -2dx। अब इस x to the power -2 को तुम ऐसे लिख सकते हो कि I आ जाएगा gm/l x to the power -2 + 1 by -2 + 1 r/r + l। और ये I आ गया, जल्दी से लिख लेना, मेरी नेक्स्ट क्लास है, फॉरन क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी। x to the power -1 लिमिट इज r/r + l। माइनस साइन बाहर ले जाओ, इट्स -gm/l, लिमिट रखोगे 1/r + l -1/r। I आ जाएगा -gm/l r/r + l r -r -l। ये कैंसिल हो गया, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसे सॉल्व करना बस, gm/r × r + l। ये फील्ड है रॉड की वजह से। जल्दी से लिख लो, इतना लॉग आउट करना पड़ेगा। मैंने बहुत तेजी से करा दिया, हो सकता है कैलकुलेशंस थोड़ी बहुत उड़ी हूँ, उसको एक बार और वर्कआउट करना। सर जी एक क्वेश्चन था सर। बताइए। वह सर उसमें था लॉज ऑफ मोशन की फ्रिक्शन। कैस्पर इस वक्त मत पूछा करो, शुरू में मुझसे कुछ भी पूछ लिया करो, तुम बिल्कुल लास्ट में पूछते हो। ये मेरी क्लास हो रही होती है इस वक्त ना, मेरी 7 से क्लास होती है। तुम एक काम करो, कल फ्राइडे है ना, यस सर करते हैं। कल मुझे अपने क्लास में ही ले लेना या भेज दो, उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कल की क्लास, क्योंकि कल तो मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल्स कराने हैं और कुछ। ठीक है, इस वक्त तो नहीं हो पाएगा, या मुझसे क्लास की स्टार्टिंग में पूछ लिया करो कैसे। यस तो जब मैं बच्चों का वेट कर रहा हूँ तब कर लीजिए। बाय सर। ओके बाय। थैंक यू सर। सर